नमस्ते दोस्तों, हेलो, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पहुंचा सुबह, अभी 6 बजने वाला है टाइम। मैं पहुंच गया संदीप भाई के साथ, संदीप दादा के पास। सुबह सुबह उनको डिस्टर्ब करने पहुंच गया क्योंकि कल रात ही उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। ऐसे तो मैंने इससे पहले कोई इंटरव्यू का वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन सोचा कल जैसे ही उनसे मिले मेरे दिल में ख्यालात आया, क्यों ना मैं इतना प्रभावित हुआ उनसे मिलके, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी क्यों ना मिलवाया जाए। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग करके रखा है, और जानेंगे हम उनसे एक्टिंग के विषय में, नाटक के विषय में कुछ बातें। तो चलिए मिलते हैं संदीप दादा से। हमारे बीच संदीप दादा, इनको आप लोग सभी पहचानते होंगे क्योंकि इन्होंने वीरप्पन मूवी में जो किरदार निभाया था वीरप्पन का, जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। दादा, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों के लिए सब कुछ हाजिर है। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। तो फिर हम सोचे कि आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाए और लोगों को भी साथ, मतलब उन लोगों को भी थोड़ा आपके बारे में जानकारी मिल जाए। सो दादा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने ये एक्टिंग का कीड़ा आपको कब से, मतलब कब काटा है एक्टिंग का कीड़ा ने आपको? ये एक्चुअली क्या, शुरू से ही बाहर घूमने का बड़ा शौक रहा है, इंडिपेंडेंट रहने का बड़ा शौक रहा। तो मैं आगरा पढ़ने के लिए गया। दिल्ली में 2 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि पढ़ाई थोड़ी कम रह गई है, थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने आगरा कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, और वहीं पे हमारे साथ में ही एक उसी कॉलेज में साथ के एक उसमें परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी था, जिसमें थिएटर वगैरह ये सब होता था। बहुत ही कम लेवल पे होता था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन वहाँ एक दोस्त थे मेरे, जिन्होंने एक नाटक शुरू किया और उन्होंने बोला कि आप भी जुड़ जाइए इसमें। तो मैंने वहां से वो शुरू किया, जो कि आगरा ताज महोत्सव जो होता है, हाँ। वहां मैंने पहला शो स्टेज का किया। उससे पहले मैं स्कूल के दिनों में कर चुका था, लेकिन वो खैर ज्यादा मायने नहीं रखता। दादा, कल पहली बार आपको देखा, कल ही आपसे मुलाकात हुआ, तब मैंने, मतलब रात का समय था, तो आपके जो चेहरे पे रौनक था, जो आंखों में चमक था, और आपके विशेष करके आपका वॉइस काफी, मतलब बेस बहुत, आपका आवाज में बहुत दम है दादा। अरे लोगों के बीच में धारणा होती है कि बहुत सारा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो ये आता है। ऐसा भी नहीं है, ये सब गलत है। आपकी प्रैक्टिस आपको ये बनाती है। आपको वॉइस डिस्टेंसिंग के बारे में जिस दिन पता चल जाएगा, आपका आवाज अपने आप ही सही हो जाएगा। हाँ हाँ। तो आपका बचपन से आवाज में बेस है, मतलब ऐसा ही आपका भारी आवाज है? हाँ, मतलब इतना 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 नहीं था। हाँ। ये बाद में गला फाड़ के चिल्ला के अपना दुख दर्द जो बयां किया है स्टेज पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी देन है। पहले इतना ज्यादा नहीं था। बहुत। तो दादा, जैसे आपने वीरप्पन का कैरेक्टर निभाया, जैसे हम लोग को देखने को मिला कि ये कैरेक्टर आपने बखूबी निभाया था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने भी बहुत पसंद किया आपका कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर आसान कैरेक्टर नहीं था, इसको कैसे आपने पकड़े, मतलब इस कैरेक्टर को कैसे खोज निकाले अपने अंदर? मैं एक्चुअली एक चीज बता देता हूँ। हाँ। मैं एक्चुअली पेंटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। मैंने बीएफए और एमएफए किया है पेंटिंग में। अच्छा। मॉडर्न और फिक्शन के साथ मैं काम करता था, स्कल्पचर भी करता था। वहीं मैं साथ में नाटक, मेरा बहुत ही साइड का काम था। अच्छा। मेन काम मेरा एज एन पेंटर था। अच्छा। एज एन आर्टिस्ट मैं पेंटर रहा हूँ। अच्छा। तो धीरे धीरे मुझे एक्टिंग में काम मिलने शुरू हुआ जब, तो पेंटिंग फिर मेरा साइड का काम हो गया, और मेन फोकस फिर सारा यहीं आ गया। तो वो एकदम से तख्ता पलट हुआ है। ये जान के बहुत अच्छा लगा, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। कर लेता हूँ, कोशिश हाँ। करता हूँ। तो पहला आपका प्रोजेक्ट रहा किलिंग वीरप्पन, उससे पहले भी आपने? नहीं, उससे पहले भी मैं 6-7 फिल्में कर चुका था। अच्छा। लेकिन मैं लीड में, मेरा पहला डेब्यू जो है लीड में, एज एन लीड, वो किलिंग वीरप्पन था। उसके तुरंत बाद
वीरप्पन, और उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइन और लंबी बढ़ी, और अभी कोशिश है कि वो लाइन बढ़ती चली जाए, हम आप लोग लोगों का प्यार रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ते जाए, नए नए मूवीज आपके आते रहे, बिल्कुल। हम लोग को देखने मिला, अलग अलग किरदार आप निभाए। जैसे कि ये वीरप्पन कैरेक्टर जब आपने किया था तो उसके लिए तैयारी किस तरह से किया था, क्योंकि वीरप्पन कैरेक्टर भी कोई इतना इजी कैरेक्टर नहीं है जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग को मिल Actually जाएंगे। क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा किरदार करते हैं हाँ जो कि आसपास में हुआ हो, और आपके जीते जी आपने उसको न्यूज में या किसी भी माध्यम से देखा भी हो, तो 90s के टाइम पे वीरप्पन बहुत हिट था। हाँ वो अपने क्राइम के चरम पे था, मतलब बहुत लेवल पे था हाँ क्राइम में। तो जब मुझे ये ऑफर हुआ वीरप्पन का, तो मुझे आरजीवी सर ने बोला कि यू फॉरगेट द वीरप्पन, योर परफॉर्मेंस इज गुड, आई एम लाइकिंग इट, तो यू फॉरगेट द वीरप्पन एंड just do one thing, when you come to the screen I should get scared, but I swear for myself कि मैं आपको वीरप्पन ही ला के दूंगा। तो दोस्तों मैं 22 दिन मैंने इसके लिए मेहनत किया, बारिशों का टाइम था, जितने भी आर्टिकल मिले वो सारे के सारे आर्टिकल मैं वहां से कलेक्ट करके लेके आया हैदराबाद से, और मुझे उसके बारे में फुटेज नहीं मिला कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी कुछ अवेलेबल नहीं था। ये जो भी कुछ अब फुटेज दिखता है ना, वो इस फिल्म के बाद लोगों ने डाले हैं, इससे पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं था उसके बारे में। सिर्फ अवेलेबल क्या मिला मुझे, एक 5-6 सेकंड का वॉक, उसी से पूरा बॉडी लैंग्वेज मैंने क्रिएट किया। और जब मैंने फर्स्ट अपना लुक टेस्ट जब मेरा हुआ, विक्रम गायकवाड़ सर ने मेरा मेकअप डिजाइन किया, तो जब फर्स्ट मेरा ये हुआ तो आरजीवी सर ने मुझे कहा कि यार थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। तो मैंने फिर सोचा कि एक जानवर इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर जो आदमी 50 किलोमीटर तक डेली वॉक कर सकता हो, 50 किलोमीटर डेली, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं एक जगह रुकता नहीं, क्योंकि 3 स्टेट का गवर्नमेंट उसके पीछे लगा हुआ है, 3 स्टेट का फोर्स उसके पीछे है, एसटीएफ उसके पीछे है। तो मुझे लगा इसके अंदर एक जानवर होना चाहिए। तो मैंने इमेजिन किया, आरजीवी सर से डिस्कस किया, और फिर मुझे लगा कि पैंथर बेस्ट होगा। पैंथर को आपने अडॉप्ट किया? हाँ, तो फिर मैंने पैंथर को इसके अंदर डाला कि एक शार्प आइज जो कभी भी मार में नहीं आता, जो 24 घंटे चौकन्ना रहता है, आपको देख रहा हूं तो मुझे इधर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैंने उस जानवर को उसके अंदर घुसेड़ा और अपने एजुकेशन को बाजू में रखा, तो जाके ये कैरेक्टर पॉसिबल हो पाया। हाँ दादा, तो उसमें आप जैसे अभी बता रहे पैंथर, मैं वो रिलेट कर रहा हूँ, आपके आंखों में जो वो था। तो इसीलिए, क्योंकि जिसकी नजर इतनी तेज है कि जैसे आपने कहावत होती है ना कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, तो इसका तो जीवन ही वैसा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो और हर वक्त चौकन्ना रहता, हर वक्त चौकन्ना। हालांकि जब इसका ग्रुप कहीं पे सोता था या डेरा डालता था, तो जो मैंने स्टडी किया, पढ़ा, एक बुक थी 14 डेज विद बैंडिट, जो कि 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर थे फॉरेस्ट में कुछ रिसर्च के लिए जो आए होते हैं, उनको ये किडनैप कर लेता है। अच्छा। उन लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है कि ये कैसा इंसान था। अच्छा। तो उस बुक से भी मुझे काफी कुछ आइडिया मिला। तो उन्होंने बोला कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो यूएस आर्मी को बुला लेगी और आपको ढूंढ लेगी, फिर क्या करोगे? अच्छा। उसने बोला कि आज तक मेरे पास सिर्फ वही पहुंच पाया है जिसको मैं चाहता हूं, और उसके अलावा भी बहुत सारे बहादुर ऑफिसर पहुंचे हैं,
लेकिन बाद में उनकी लाश का क्या हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा। तो इस तरह का शार्प इंसान था ये। हम्म। अपने ग्रुप, जहां पे इसका ग्रुप सोता था, उससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके सोता था अकेला। अच्छा दादा, एक नाम है राम गोपाल वर्मा। उनको तो पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, दिग्गज डायरेक्टरों में उनका नाम लिया जाता है। अब ये बताइए, आप उन तक कैसे पहुंचे? तो मैं एक किस्सा आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एक बंदे ने लिखा मेरे बारे में कि मैं चेन्नई में एक डेंटिस्ट हूँ और राम गोपाल वर्मा मेरे पास अपने दांत का इलाज करवाने के लिए आए, और उसी दौरान हमारी बातचीत हुई और हम लोग फिल्म साथ में करने लग गए। भाइयों, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, मैं डेंटिस्ट नहीं हूं। असल में जब वीरप्पन की तलाश चल रही थी वीरप्पन कैरेक्टर के लिए, तो मेरे एक मित्र के पास फोन आता है और उसको पता चलता है कि एक दुबला पतला आदमी, लंबी हाइट का, उसके लिए तलाश चल रही है जो एक्टर हो। तो उसने मुझे फोन किया और मैं तब बाइक पे था और मैंने बाइक रोकी, उसका फोन देखा, तो मैंने बोला कि यार बारिश हो रही है, एक काम करो, मेरा फेसबुक खोलो और जो फोटो तुम्हें ठीक लगती है भेज दो। उसने मेरी फोटोग्राफ्स भिजवा दी। भिजवाने के बाद वो फोटोग्राफ्स उनको पसंद आई। पसंद आने के बाद मेरी बात होती है उनसे। आरजीवी सर ने मुझे पूछा कि हैदराबाद कब आ सकते हो। मैं कहा जब आप चाहो। तो कहता है ओके, कम टुडे। और ये मतलब अचानक वाली घटना है। तो मैं शाम को हैदराबाद पहुंचा और मेरा मेजरमेंट हुआ, कपड़े मेरे तैयार किए गए और फिर सुबह सुबह हम लोगों ने एक सीन शूट किया। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आरजीवी सर आते हैं ऑफिस में। अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी उनसे। तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो आते हैं। आने के बाद वो सीन दिखाया जाता है उनको जो हमने शूट किया, और उसके बाद असिस्टेंट उनका आता है मेरे पास और हंसते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। दादा, मेरे मन में एक विचार था कि मतलब अभी फिलहाल जितने सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बिना नाटक के बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में शायद नाटक किया ही नहीं होगा, फिर भी वो लोग आज एक दर्जा, एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 10 साल जिंदगी में, 5 साल नाटक करने के बाद आके ये मुकाम हासिल किया है। तो फिर मेरे को ये मतलब, मुझे एक वो है कि मतलब आप क्या सोचते हैं? मतलब यार, उसका अहमियत जो है ना, वो आपने नहीं नाटक किया है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नाटक किया है तो फिर उससे आपको मिलेगा क्या कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो रीटेक होते हैं तो हम स्टक होते हैं। तो वो स्टक होने की प्रक्रिया जो है ना, उसको तोड़ता है नाटक। क्योंकि आपने महीनों महीनों जब एक ही चीज के लिए रिहर्सल किया होता है, तो आप अवेयर होते हैं कि आपको कब चेंज करना है उसको। सिनेमा और नाटक में फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन नाटक आपको एक पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो आपका बढ़ा देता है। तो आपकी सीखने का नजरिया जो है ना, वो बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको मौका मिले तो नाटक भी कीजिए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि नाटक जरूरी है, जरूरी नहीं है। लेकिन एक आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुजुर्ग लोग
अपने कुर्ते में या बनियान में या पैंट में एक एक्स्ट्रा जेब रखते थे। नाटक वो चीज है, आपको काम आएगी, अगर मौका मिले तो कर लीजिएगा। इस फिल्म के दौरान राम गोपाल वर्मा सर से आपका पहली बार मुलाकात हुआ। हाँ बिल्कुल। तो उनके साथ काम करने का तजुर्बा थोड़ा मतलब शेयर कीजिए। यार वो आदमी भाई क्या बताऊं, क्रिस्टल है, एग्जैक्ट है। आपको स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उनका ब्रीफ ले लीजिए और उतर जाइए मैदान में। कभी मैंने एक्स्ट्रा शॉट लेते हुए नहीं देखा उस आदमी को, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा जितने भी टाइम का, तो कभी एक्स्ट्रा शॉट नहीं है। एडिट में मास्टर है, स्टोरी टेलिंग में मास्टर है, एंड ही इज सुपर्ब डायरेक्टर, सुपर्ब डायरेक्टर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं उससे पहले मैं शेखर कपूर सर के प्रोडक्शन में भी काम कर चुका था। अच्छा। तो मैंने वर्ल्ड वाइड शोज किए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया शो किए, और साथ में दुबई, अबू धाबी, कोलालमपुर, मस्कट, टोरंटो, वैंकूवर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, ये सब जगह मैं शो कर चुका था पहले। वो नाटक कौन सा था? नाटक के बारे में? नाटक का नाम था माहिम जंक्शन, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरी दोस्त है, जो हमारी हीरोइन होती थी, ज्योत्सना शर्मा, एंड आई लव यू ज्योत्सना। तो वो अभी इस नाटक को दोबारा से खुद से डायरेक्ट कर रही हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कभी कभी वो पोस्टर देखने को मिलता है तो। अच्छा, माहिम जंक्शन ना नाटक, तो आप लोगों ने वर्ल्ड ओवर उसको बहुत ट्रैवल किया हम लोगों ने। अच्छा। रात में नींद आती थी तो नींद में भी डायलॉग चल रहे होते थे। वो अलग ही दौड़ होती है। हाँ उस समय मतलब गोल्डन टाइम्स, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप यंग जनरेशन जो नए एक्टर्स बनने चाहते हैं, नए लोग जो मतलब मेरे जैसे इधर के लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मतलब कैसे कुछ किस तरह से एक्टर का मतलब करियर को कैसे परस्यू किया जाए, किस तरह से मतलब प्रिपरेशन किया जाए उसके लिए? यार देखिए, एक्टर बनने का कोई नुस्खा नहीं है। जो कोई दावा करता है कि मैं आपको एक्टर बना दूंगा, वो झूठ बोलता है। आपको अपने आप को समझना होगा। मेरा तरीका मेरा रहेगा, वो तरीका आपके साथ काम करे ना करे, मैं नहीं कह सकता वो काम करेगा। लेकिन आपका अपना अगर सर्च है, अपने आप को ढूंढने का जो तरीका है, वो आपको जरूर एक्टर बना सकता है। मेरा मतलब मानना ये है। बाकी एक्टिंग की परिभाषा हर किसी ने अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की बताई है, कैसे होती है, ऐसे होती है, ये करो वो करो। थैंक यू सो मच प्राण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बातें बहुत सारी बाकी हैं, और दोस्तों आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मुझे थोड़ा शूटिंग के लिए निकलना है, तो इसलिए अभी इतनी ही बात हो पाएगी, लेकिन बातें बहुत सारी बची हुई हैं जो हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद संदीप दादा, आपका इतना सारा समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फिर दर्शकों, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए अंत तक। और एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्ते।